जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानकुरिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं 75 डे सीजीपीएससी चैलेंज और आज 17 दिन हम करेंगे जून का करंट अफेयर, जिसमें जिसमें रहेंगे अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन, साथ ही साथ डिफेंस के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने रिव्यू करने के लिए कहा था, किसके लिए? पीएसएल, जो जो प्राथमिक क्षेत्र ऋण होते हैं या फिर प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग होते हैं, तो उसको रिव्यू करने की बात की गई है। तो आपको बताना है कि जो पीएसएल होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, वो कितना परसेंट रहता है। तो कोई भी बैंक है, उसको क्या है कि जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसमें कुछ मिनिमम कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है आरबीआई के हिसाब से, उसको पीएसएल बोलते हैं। तो बताना है कि अभी लक्ष्य कितना है। 30% जितना एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, यानी कि जितना लोन देते हैं जो कोई भी बैंक, उसका 30% आपको प्राथमिक क्षेत्र ऋण में देना पड़ेगा। दूसरा 40% या 50% या 60%। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये 40%। 40% टोटल लोन जो देते हैं उसका 40% आपको प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग में देना पड़ेगा। तो अब बताना है कि जो प्राइमरी सेक्टर जो लैंडिंग के तहत, ठीक है ना, इसमें से कौन सा सेक्टर नहीं आता। ठीक है, तो आरबीआई का जो निर्देश के अनुसार जो पीएलएस है, प्राथमिक क्षेत्र लैंडिंग है, इसमें से गलत वर्गीकरण किसका है? क्या एग्रीकल्चर? नहीं, ये आता है प्राथमिक सेक्टर लैंडिंग में। रिन्यूएबल एनर्जी, जो नवीनकरण जो ऊर्जा है, जो क्लीन एनर्जी, बिल्कुल ये भी आता है। तीसरा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो है ना छोटे लघु उद्योग हैं, ये भी आता है। क्या नहीं आता है? रियल एस्टेट सेक्टर डेवलपमेंट, जो रियल एस्टेट है वो सेक्टर नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि गलत पूछा है हमने। अगला प्रश्न है कि जो पीएस जो है प्राथमिक क्षेत्र लैंडिंग के लिए दिशा निर्देश करने के लिए जो समीक्षा की है, दिशा निर्देश दी गई, वो कौन सा कमेटी को ने दी है? एक है नरसिंहम कमेटी, दूसरा नचिकेत मोर कमेटी, तीसरा आर के घोष कमेटी, चौथा है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। आपको बताना है कौन सा कमेटी ने बदलाव करने की सिफारिश दी थी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी नहीं, गलत हो जाएगा। ये तो किसके लिए है? गरीबी के लिए है। गरीबी के लिए एक समिति बनाए थे। ठीक है। नचिकेत मोर कमेटी, ये भी गलत है। ये तो पेमेंट बैंक है, जो डिजिटल डिजिटल पेमेंट बैंक के लिए, ठीक है ना, जो आप जो फोन पे वगैरह करते हैं, डिजिटल पेमेंट बैंक के लिए। नरसिंहन कमेटी ये बैंकिंग के लिए दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे प्राथमिक पीएसएल के लिए जो है वो आर के घोष कमेटी हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर के घोष कमेटी। अगला प्रश्न है कि जो इंडियन इंडियन एम्प्लॉयमेंट आउटलुक जो 2030 है, ये रिपोर्ट के बारे में कोई लिखे हैं, तो उस कौन लिखा है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? नीति आयोग या फिर ओआरएफ, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन। तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट। चौथा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन है। ये एनजीओ है, इंपॉर्टेंट, भारत के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी बहुत काम करते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने ये रिपोर्ट दिया है। अगला प्रश्न है कि जो कृषि क्षेत्र से संबंधित एक विस्तार जो पहल है, विस्तार पहल जो लेके आए हैं सरकार के द्वारा, तो वो किस लिए है? कृषि में बड़े पैमाने पे मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए ऋण पहुंचाने के लिए। तीसरा सटीक खेती के लिए एग्रीटेक का उपयोग के विस्तार के लिए। चौथा सरकारी कृषि नेटवर्क को मजबूत सहकारी कृषि नेटवर्क को मजबूत करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को ऋण पहुंचाने के लिए। जो इससे पहले हमने जो कमेटी पढ़ा था, ठीक है ना, उन्होंने कहा था कि घोष कमेटी ने कहा था कि लोगों को नॉलेज पता है, लेकिन उस नॉलेज को यूटिलाइज करने के लिए उनके पास फंड कमी है। तो उसके लिए क्या है, विस्तार पहल लेके आए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि से जुड़े जो समिति है उसमें गलत कौन सा है? गलत कमेटी कौन सा है? पहले स्वामीनाथन कमेटी समिति, ठीक है ना, राष्ट्रीय किसान आयोग की बात की है। दूसरा अशोक दलवाही कमेटी, किसानों की आय को दुगुनी करने के लिए बनाया गया है। तीसरा आर के हजारी समिति, कृषि मूल्य के निर्धारण के लिए, ये नीति बनाने के लिए कहा गया। और नीति आयोग का कार्यबल जो कृषि सुधार के लिए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। स्वामीनाथन कमेटी सही है, अशोक दलावी कमेटी सही है, ठीक ठीक है। तो ये वाला जो है ऑप्शन सी, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो प्रधानमंत्री मित्र पीएम मित्र योजना है, ठीक है ना, एक पीएम मित्र योजना लागू है।
आपको बताना है इसके लिए कौन सा मंत्री जिम्मेदार है, लेके आया है, मतलब कृषि और किसान कल्याण मंत्री नहीं, ठीक। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, तीसरा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और चौथा है सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय। तो जो पीएम मित्र जो स्कीम योजना लेके आए हैं कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग मंत्रालय ने लेके आया है। अगला प्रश्न है, एक कपड़ा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा योजना लेके आए थे, ठीक है ना, उसका नाम है ग्रेट योजना, ठीक है ना। और उस ग्रेट योजना में ग्रेट का फुल फॉर्म क्या है बताना है आपको। इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन फॉर इनहेंसिंग एंड एडवांसिंग टेक्सटाइल है क्या? दूसरा ग्रोथ एंड रेजिलियंस एंड एक्सप्लोर ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्सटाइल। तीसरा ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर इन टेक्निकल टेक्सटाइल। चौथा ग्लोबल रिसोर्स एफिशिएंसी एंड एडवांस टेक्सटाइल। तो इसका जो सही जो फुल फॉर्म क्या है, ये है ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेस एस्पिरेशन इनोवेशन इन टेक्निकल टेक्सटाइल। तो टेक्निकल टेक्सटाइल बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है, तो उसके लिए ये योजना लेके आए, ठीक। अगला प्रश्न ये है कि जो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में जो कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उनका प्रवाह कितना था और पिछले साल के तुलना में कितना परसेंट ऊपर हुआ या कम हुआ। तो अगर 2023-24 में हम लोग देखें तो जो हम लोग का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, वो बढ़ा तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट वो हो जाएगा, ये घटा है। घटा कितना है? 3.45% घटा है, और कितना हो गया है अभी, कितना है, 44.43% लाया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न बताते हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बाहर से जो निवेश कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में कर रहे हैं? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटका, तीसरा गुजरात और चौथा छत्तीसगढ़। तो सबसे ज्यादा जो एफडीआई का फ्लो हुआ है, ठीक है, प्रभाव हुआ है, तो कौन से राज्य में? तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ है, उसके बाद कर्नाटका, गुजरात, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो बाहर से जो पैसा जो निवेशक लोग एफडीआई कर रहे हैं भारत की इकोनॉमी को देख के, ठीक है ना, जो आकर्षित हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर पे वो लोग निवेश कर रहे हैं? ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या ट्रेडिंग, या फिर दूरसंचार। तो सबसे ज्यादा कर रहे हैं ये किससे? बी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उसके बाद ट्रेडिंग, टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद ऑटोमोबाइल पे कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, जो यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड जो है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला है, द वर्ल्ड ऑफ द ड्राइव 2023, ठीक है ना। इसमें ये बताना है कि भारत का जो सार्वजनिक जो ऋण है वो कितना था और जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो भारत सरकार का जो लोन है 2023 में वो कितना है, और वो पूरे अर्थव्यवस्था का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो भारत का जो लोन था 2.9 ट्रिलियन था, और जो अर्थव्यवस्था का लगभग 82.7% जीडीपी था। तो इसी कारण बहुत सारे लोग न्यूज में बोलना शुरू कर देते कि इतना लोन होते जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक है प्रेस्टन कर्व या फिर प्रेस्टन वक्र, ये क्या दर्शाता था? एक जो कर्व है बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो प्रेस्टन कर्व क्या बता रहा है? क्या ये आय की असमानता और विकास के बीच के संबंध बता रहा है क्या? दूसरा रिलेशनशिप बता रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटल इनकम, यानी कि आयु की कितना आयु है, प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय के बीच संबंध बता रहा है। तीसरा गरीबी और साक्षरता के बीच संबंध बता रहा है क्या? चौथा जनसंख्या वृद्धि और जीडीपी के बीच कोई रिलेशनशिप बता रहा है क्या? ये अगर कर्व है तो आपका कर्व क्या बताता है? दो चीज के बीच का रिलेशनशिप बताता है, और ऐसे कुछ कर्व है प्रिस्टन कर्व, और ये किसके लिए बता रहा है? पर कैपिटल इनकम और आपका जो एवरेज जो एज होता है, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसके बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बीआईएस है,
ठीक है। BIS बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, यानी कि हर एक जो पूरे दुनिया का जो मॉनेटरी पॉलिसी का देखरेख करते हैं। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है नेक्सस। नेक्सस एक प्रोजेक्ट, इस नेक्सस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? सीमा पार भुगतान की कनेक्टिविटी को बढ़ाना। दूसरा, वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि आपको पता है कि एक करेंसी है, उसको नियंत्रण करने के लिए एक प्रोजेक्ट नेक्सस बनाया गया है। तीसरा, एकीकृत सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा का विकास करना। या चौथा, सदस्य देशों में वित्तीय साक्षरता को सुधार करने के लिए ये नेक्सस प्रोजेक्ट लेके आया गया है। तो नेक्सस प्रोजेक्ट क्या लेके लिया है? कनेक्टिविटी, जो क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट का इंटरफेस है, उस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये योजना लेके आया गया है। जैसे कि इसमें हम लोग का जो यूपीआई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूपीआई अलग अलग देशों के साथ कर रहा है। तो अच्छा है कि BIS जो जो पूरे जो इंस्टीट्यूशन को देखता है, तो वो भी एक प्रोजेक्ट लेके आया है। तो भारत ने इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, 2026 के आसपास तक हम लोग भी सिंगापुर से एशियन कई सारे एशियन कंट्री के थ्रू प्रोजेक्ट नेक्सस के थ्रू आपस में रियल टाइम में, जो IMPS में रियल टाइम में हम लोग पैसा आदान प्रदान कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, जो RBI है, RBI ने एक प्लेटफॉर्म लेके आया है, इसको नाम प्रवाह बोलते हैं। तो बताओ उसका उद्देश्य क्या है? ये स्पेस क्या है? जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो उसको निगरानी करना। ठीक है, ये गलत है, बिल्कुल नॉन परफॉर्मेंस एसेट के लिए नहीं है प्रवाह। दूसरा, प्रत्यक्ष विदेश निवेश, ठीक है ना, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको और आसान बनाने के लिए नहीं है, गलत है। डिजिटल भुगतान को सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जो डिजिटल भुगतान करते हैं उसकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, ये भी गलत है। इसका जो मेन काम है, जो रेगुलेटरी एप्लीकेशन है, उसको वैलिडेट और ऑथराइज करने के लिए, जैसे कि बहुत सारे जो फाइनेंस में इनोवेशन हो रहा है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए लेके आया गया है, और वैलिडेट करने के लिए। अगला प्रश्न है कि इंडिया का रैंक, जो अभी हालिया में जो एक आंकड़ा आया था, जलीय पशु उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा है? तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट है देश के अंदर, जो हम लोग मराइन प्रोडक्ट है, एक्वा जो फार्मिंग करते हैं, तो उसमें कौन सा है? तो ये हम लोग कौन से हैं? ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जो कौन सा वार है जिसका 25वां एनिवर्सरी हम लोग इस साल मना रहे हैं? ठीक है, कारगिल युद्ध, इंडो पाकिस्तान युद्ध 1971 का, या फिर इंडो चाइना वार, या फिर ऑपरेशन विजय जिसके थ्रू गोवा को लिबरेट किए थे। तो ये तो नहीं हो जाएगा। अभी हम लोग मना रहे हैं क्या? कारगिल युद्ध, जिसमें हम लोग ने जो पाकिस्तान वाले हम लोग के कारगिल क्षेत्र में घुसे थे, तो फिर उन लोग को बाहर निकाले थे, और हम लोग ने बहुत सारे पॉइंट को जीते थे। उसका विजयी 25वां साल मना रहे हैं। अब बताना है कि जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें बताना है कि कौन कौन सा ऑपरेशन को आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन किया था। तो इसमें सही कथन बताना है। तो भारतीय आर्मी के ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था, बिल्कुल सही। नेवी ने उतना टाइम में जो लॉन्च किया था उसको बोलते हैं ऑपरेशन सफेद सागर बोलते हैं। ठीक है, तीसरा ऑपरेशन तलवार जो स्टार्ट किया था एयरफोर्स ने किया था, बिल्कुल। तो सभी के सभी क्या है? ऑपरेशन सही है। अगला बताएंगे कि जो कारगिल का युद्ध हुआ था, उसके बाद एक समीक्षा करने के लिए कारगिल समीक्षा समिति के बनाए थे। तो उसके जो अध्यक्ष वो कौन थे? जनरल VP मलिक, दूसरा के सुब्रमण्यम, तीसरा यशवंत सिंह, चौथा ब्रिजेश मिश्रा। तो आपको बताना है कि जो कारगिल समीक्षा समिति बना था, यानी कि कारगिल जैसे युद्ध अगर होगा या तो ना हो बोल के हम लोग ने कौन सा एक नीति बनाया था, समिति बनाया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे के सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है कि जो के सुब्रमण्यम जी ने या फिर कारगिल समीक्षा समिति ने रिपोर्ट दिया था, उसके आधार पे हम लोग ने कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाए? पहला, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी बनाया। दूसरा, एक नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि इनोवेशन करेंगे। तीसरा, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बनाया, बिल्कुल सही। तीनों के तीनों ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इंस्टीट्यूट बनाए। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑल द अबव हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो CDS भी, जो कारगिल समिति के बाद हम लोग ने एक बोला कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होना चाहिए, ठीक है ना, उसके बारे में बताना है कि कौन सा गलत कथन है।
ठीक है। पहला, ये 4 स्टार जनरल हैं, ठीक है ना, 4 स्टार जनरल हैं, अलग अलग स्टार मिलते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, ये हेड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर को, सीडीएस जी, बिल्कुल सही है। तीसरा, ये होते हैं परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, ये भी सही है। चौथा, ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड करते हैं, नहीं गलत, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को जो हेड करते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर करते हैं, तो डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभी कौन सा सार्क देश 2025-26 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया। जैसे कि हम लोग को पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 क्या है परमानेंट सदस्य हैं और 10 क्या है अस्थायी सदस्य है। उस 10 में भी हर साल 5 का नए चुनाव होते हैं। तो इस 5 में से कौन सा देश जो सार्क का कंट्री है, सार्क में हमारे सार्क कंट्री में से चुना गया है? बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका नहीं, नेपाल नहीं, तो किसको चुना गया है? ये पाकिस्तान चुना गया है 2025-26 के टाइम पीरियड के लिए। अगला प्रश्न ये है कि आपको न्यूज में देखते होंगे, तो ऐसा कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए जो फाइनेंस करते हैं उसको निगरानी के लिए ग्रे सूची और ब्लैक सूची बनाता है, अलग अलग देश को ब्लैक सूची में, ग्रे लिस्ट में डालता है। जैसे पाकिस्तान को बहुत दिनों से ग्रे सूची में डाल के रखे थे, ठीक है ना, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पैसा पहुंचाता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये यूनाइटेड नेशन का है? ठीक है, लेके आता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या ये वर्ल्ड बैंक का है? नहीं, गलत है। क्या ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है? नहीं, गलत है। ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करता है, ठीक है ना, जो कि G7 वाले बनाए हुए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगला प्रश्न है नागास्त्र, ये न्यूज में था, उसमें भारत ने खुद का इंडिजीनियसली डेवलप किया है, वो एक तरह से क्या है? ये एक स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है क्या? नहीं, गलत है। दूसरा, इंडिजीनियस क्या बोलते हैं, क्या ये एक पनडुब्बिया है क्या, सबमरीन है क्या? नहीं, गलत है। ठीक है, वो क्या एक ब्लास्टिक मिसाइल है क्या? नहीं, गलत है। ये क्या है? इंडिजीनियसली डिजाइन किया है ड्रोन है, कामाकाजी ड्रोन आप जानते हो, ठीक है ना, सुसाइड ड्रोन भी बोलते हैं, वैसे ही हम लोग ने नागासास्त्र बनाया है, ठीक है, एक स्वदेशी ड्रोन है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, जो एक होपैक्स, ठीक है ना, एक युद्ध अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच ये किया जाता है? ठीक है ना, आपको बताना है कि होपैक्स कौन से 2 देश के बीच किया जाता है, भारत और कौन से? भारत और जापान? नहीं, गलत है। भारत और अमेरिका? नहीं, गलत है। भारत और फ्रांस? नहीं, गलत है। ये किसका? भारत और इजिप्ट के बीच में करते हैं, मिस्र के बीच में ये युद्ध अभ्यास करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग ने 25 क्वेश्चन सॉल्व कंप्लीट किया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पर्यावरण का और कल्चर के क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम में जुड़िए। धन्यवाद।